हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैट कैफ फाइनेंस। और भाई सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, आज टू इम्पोर्टेंट स्टॉक भी लेके आया हूं मैं आपके लिए। अगर चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है और अप ट्रेंड आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। सीधा चलते हैं भाई निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस पे, किस तरीके से निफ्टी जो है नेक्स्ट वीक में परफॉर्म कर सकता है। तो भाई ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। आपको दिख ही रहा होगा कोरोना वायरस की वजह से जो डाउनफॉल आया और उसके बाद जो रिकवरी आई। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि भाई निफ्टी यहाँ पे कह सकते हो पोस्ट कोरोना जिस रेंज पे चल रहा था 11,000, 11,500, 12,000 के आसपास, तो उसी रेंज पे फिर से आके टिक गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ऑलरेडी दो बार यहाँ पे उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ले चुका है और तीसरी बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो ले रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये वो रेंज थी भाई जहाँ पे निफ्टी आके फिर से कह सकते हो रेजिस्टेंस जो है वो ले रहा है, जैसे एक बार दो बार और ये तीसरी बार भी यहाँ पे ले रहा है। कह सकते हो अक्टूबर का जो ये मंथली कैंडल है ये बनने में अभी एक वीक तो बाकी है, बट एक वीक में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से एक फॉल जो है एक्सपेक्टेड हो रहा है। क्यों हो रहा है वो हम वीकली पे देख लेंगे। तो वीकली पे आप देख ही सकते हो यार, यहाँ पे पिछले 2 वीक से 3 वीक से जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसके ऊपर भी नहीं जा रहा और यहाँ से नीचे भी नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पे ये कह सकते हो रेंज बाउंड हो चुका है, एक रेंज में मूव हो रहा है। यहाँ से अप ट्रेंड आने की चांसेस मेरे मुताबिक बहुत कम है, क्योंकि 3 वीक से इस कह सकते हैं इस लेवल पे आके रेजिस्ट कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और एक चीज़ बता दो, अगर आपको इलियट वेव पता होगा तो भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नहीं पता तो बता दो, ये एक वेव होती है जो कुछ इस तरीके से 3 फेजेस में ऊपर चढ़ती है और कुछ 2 फेजेस में नीचे आती है। तो ये इस तरीके की कुछ एलियट वेव होती है और इस वेव को ये बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है, तो हम वो भी देखते हैं। तो भाई ये पहली वेव है, ये है सेकेंड वेव और ये है थर्ड वेव। जनरली इलियट वेव को अगर मैं कह सकती तो आप अगर उसके थेरीज के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पे 3 वेव्स में स्टॉक को ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। थर्ड जो वेव होती है उसके बाद ब्रेकडाउन आना यहाँ पे ज़रूरी होता है। जैसे ये फर्स्ट वेव आई, ये सेकेंड, ये थर्ड, थर्ड वेव के बाद ब्रेकडाउन कितना आएगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो एक बार मैं ड्रॉ कर लूँ इसको अच्छे से। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन इतना बड़ा आ सकता है। अब ये इसका लेवल क्या रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, अभी इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है, यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ एलियट वेव की थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे एक कह सकते हो ब्रेकडाउन आना, यहाँ पे करेक्शन आना ज़रूरी है। और करेक्शन इस लेवल तक आ सकता है, जो इसकी थर्ड वाली जो वेव होती है ये वाली, इस वेव के जितना ही यहाँ पे करेक्शन आना ज़रूरी है और वहाँ से सेकंड वाला करेक्शन भी आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ हम फर्स्ट करेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे कर रहा था ये कह सकते हो कंसोलिडेट। और यहाँ पे एक डोजी कैंडल भी बन चुका है। आपको पता है डोजी का मतलब इनडिसीजन होता है, नहीं पता तो आई बटन पे लिंक है, टेक्निकल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देख ज़रूर लेना एक बार। तो ये है डेली चार्ट और इस पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कंसोलिडेट कर रहा है। देख सकते हो कितनी सारी कैंडल्स है इसी लेवल पे आके क्लोज हो रही है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है निफ्टी। जैसे इसको ब्रेक करेगा ऊपर के लेवल दिखेंगे, बट एज ऑफ ना ऐसी कोई गुंजाइश तो है नहीं। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉल तो बहुत बड़ा आने वाला है। और फॉल कितना बड़ा आएगा, मेरे हिसाब से फॉल आएगा ऑलमोस्ट 11,000 के लेवल से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्यों देखने को मिलेंगे, इलियट वेव, जैसे मैंने अभी कहा था। इलियट वेव कितना आएगा, ये इसकी थर्ड वेव है, यहाँ से इतना आएगा। अब ये कितना आएगा यहाँ पे देख ज़रूर लेना। इसकी जो है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज चल रही है। ओके, ये ब्लू वाली जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज चल रही है ये है ऑलमोस्ट 10,900 से लेके 11,000 के आसपास। तो इतना बड़ा यहाँ पे करेक्शन आने की चांसेस है। और ये चांसेस क्यों आएंगे भाई, कुछ तो उसको एक रीज़न चाहिए होता है, जैसे न्यूज़ हो गया, मार्केट न्यूज़ या ऐसे ही कुछ। जैसे कोरोना का पेंडेमिक था, ऐसे कुछ तो एक न्यूज़ चाहिए होता है जिससे यहाँ पे फॉल एक्सपेक्टेड होता है, और वो है भाई यूएसए के इलेक्शन। ओके, यूएसए के इलेक्शन, अगर ट्रम्प फिर से जीत के आते हैं तो भाई हो सकता है कि ये कंसोलिडेट करे या ऊपर निकल जाए। बट एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे यूएस के रिजल्ट्स नहीं आते तो फॉल भी देखने को मिल सकता है। बट ये कितना जल्दी आएगा फॉल ये मैं नहीं कह सकता। क्यों, अभी करंट वीक में तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी बता दूं मैं आपको। तो भाई यहाँ पे हो ये रहा है कि कंसोलिडेशन में है बहुत ज़्यादा। स्टॉक डेली में आपको दिख जाएगा अच्छे से, स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में है। ओके, यहाँ से एग्जैक्टली ये 11,000 पे तो ये नहीं आएगा, ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा। इसको कितना टाइम ले सकता है, 2 वीक्स ले सकता है, 3 वीक्स भी ले सकता है, बट आएगा ज़रूर। ओके, ये चीज़ ज़रूर नोट करके रखना, यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्टेड है बहुत ही बड़ा। ओके, और उसके रीज़न भी वही है, यूएस के इलेक्शन। यूएस के इलेक्शन अगर एज़ यूजुअल जो एक्सपेक्टेशंस है वैसे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आते तो भाई फॉल ज़रूर आएगा यहाँ पे।
बात करते हैं टॉप 2 स्टॉक्स की, जिसको कह सकते हैं वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है, इसको चाहिए तो आप बाय भी कर सकते हो। बट मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक अच्छे बाइंग लेवल पे बाय करने का नतीजा क्या होता है और कितने अच्छे रिटर्न्स आपको आगे मिल सकते हैं। ओके, वो है जिंदाल स्टील। ओके, जिंदाल स्टील एक बहुत ही अच्छा वाला स्टॉक है। क्यों है? क्योंकि इसकी बैलेंस शीट ऑन पेपर ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कह सकते हो ग्रो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। पिछले एक साल के रिटर्न की बात करो तो ऑलमोस्ट इसने कह सकते हो आप 80 to 90% यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में। और इसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट के बैन जो चल रहे हैं चाइना के ऊपर में, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्टील को बैन कर देता है, चाइनीज स्टील को, जो कि बहुत ज़्यादा चीप होता है इंडियन स्टील के मुकाबले। वो क्यों होता है? क्योंकि लेबर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें अफेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है स्टील, अगर इसको चाइनीज स्टील को इंडिया बैन कर देता है इंडिया के अंदर में, तो तीन ही ऐसी कंपनीज है जो मेजर अफेक्ट होंगी, यानी कि जिसको मेजर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पहली तो आपको पता ही है भाई, JSW, फिर आएगी टाटा, और फिर आएगी भाई हमारी जिंदाल। ओके, तो ये तीन कंपनी है जिस पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। और एज पर रिटर्न्स में बात करूँ तो भाई जिंदाल स्टील्स के रिटर्न बाकी दो कंपनियों के रिटर्न से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैं देख चुका हूँ टाटा स्टील के कुछ ऑलमोस्ट 5 to 10% के आसपास ही रिटर्न्स थे, 5 to 10%। JSW के 38-40% थे, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा, देख लेना चैनल के ऊपर में। और जिंदाल के जो रिटर्न्स है ऑलमोस्ट 80% है। ओके, तो एज ऑफ नाउ रिटर्न्स की बात करूँ तो जिंदाल स्टील बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे भी चल रहा है और उसके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय दिस। बाय को बात करो यहाँ पे मार्केट कैप की, तो 21,000 का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी चल रहा है 24 का, और जिंदाल स्टील का पी चल रहा है 23 का। तो भाई मार्केट से थोड़ा सा ही सस्ता है, कह सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल है। डिलीवरी ऑलमोस्ट 20% की चल रही है, जो कि एक ठीक ठाक मानी जाती है मेरे हिसाब से। बात करो एक वीक के रिटर्न्स की, तो ऑलमोस्ट 6.7% भागा, सेक्टर 5%, और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1.76%। तो एक अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है एक वीक में। एक मंथ की बात करो तो 17% के रिटर्न्स दिए सेक्टर ने, 15, और सेंसेक्स ने 8% के रिटर्न्स दिए हैं। और पिछले एक साल में जैसे मैं कह रहा था 80-90, एक्चुअली 103% है, ऑलमोस्ट 104%, 103.9, ठीक है, 104% है। सेक्टर भागा है 31% और सेंसेक्स भागा है 4.1%। ओके, इसके एक साल की हाई की बात करो तो 234 का इसका हाई चल रहा है, और अभी ये कुछ 209 के आसपास चल रहा है। ओके, तो अब 209 से 234 भी जाता है तो आपको आराम से यहाँ पे 10% के रिटर्न्स तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है बाय करना नहीं करना। 3 साल के हाई की बात करो तो ऑलमोस्ट 290 का इसका हाई है। हाई जो है 3 साल का है। 3 साल के अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, 30% के रिटर्न है 3 साल के अंदर में। सेक्टर -10%, सेंसेक्स 25% के। तो सेक्टर के मुकाबले देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा अप है। 209 के टारगेट की बात करो तो ये इसका ऑल टाइम हाई कहला जा सकता है भाई। यहाँ पे पिछले 3 साल में इसका हाई है 209 का, 290 का, सॉरी। अगर ये 209 से 290 जाता है तो ऑलमोस्ट ये आएगा आपको 81 रुपीज़ का गैप। और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो ऑलमोस्ट 40% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखना। आप यहाँ पे कर रहे हो भाई पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से 7% इज़ फेयर इनफ। थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हो तो भाई 10% लो और यहाँ से निकल जाना, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अब मैं ये बाइंग के लिए क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको बाय करना है तो भाई यहाँ पे आ रहा है एक, कह सकते हो यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। फ्रेश एक क्रॉस ओवर बना है 20 डेज मूविंग एवरेज का 50 डेज मूविंग एवरेज के साथ में। बात करो यहाँ पे ट्रेंड की, तो ट्रेंड भी थोड़ा सा अप है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर आया है। और मुझे लगता है ये करेक्शन आएगा ऑलमोस्ट 20 डेज मूविंग एवरेज तक। जैसे देख सकते हो यहाँ पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट ज़रूर लिया था। तो 200 रुपये के आसपास इसको बाइंग करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, और 220 पे निकलते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है 10% के रिटर्न्स लेके। स्टॉक एज पर वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको चाहिए तो 10% के रिटर्न्स आपको इजीली दे देगा। तो लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना तो मत लो यार, आपकी मर्जी है। बात करें यहाँ पे थोड़े से इंडिकेटर्स की, तो RSI कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, और MACD ने बुलिश क्रॉस ओवर जो ऑलरेडी दे चुका है। तो मुझे लगता है 200 की जो लेवल है इसकी बाइंग के लिए बहुत अच्छी है, तो इसको वॉच लिस्ट पे ज़रूर लगा के रखो। 200 पे आता है तो बाय कर लो। सेकंड हमारा स्टॉक है टाटा मोटर्स। ऑलरेडी 3% के आसपास भाग चुका है। और एक चीज़ बता दूं, JLR का जो कह सकते हो यहाँ पे प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ एक बता दूं कि भाई इसका जो डाउन वाला ट्रेंड था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब वो हम आगे देख ही लेंगे वैसे। तो बात करें मार्केट कैप की, 42,000 का मार्केट कैप चल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज है 17 का। इंडस्ट्री पी चल रहा है 38 का।
टाटा मोटर्स का पी 7 का है कुछ, ओके, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं और यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मैंने जितना पढ़ा था 7 का कुछ पी इसका चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा सस्ता चल रहा है इंडस्ट्री के वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो। पिछले एक वीक की रिटर्न की बात करूँ तो 7% के रिटर्न्स दिए, सेक्टर ने 3.54% और सेंसेक्स ने 1.76%। बात करते हैं अगर एक मंथ के रिटर्न्स की, तो 4.3% के रिटर्न्स है पिछले एक मंथ में। सेक्टर ने 6.74% और सेंसेक्स ने 8% के रिटर्न्स दिए। एक साल के रिटर्न्स की बात करूँ यहाँ पे, तो टाटा मोटर्स ने 3% के रिटर्न्स दिए पिछले एक साल में। और जो मैं फॉल की बात कर रहा था 200 यानी 200 रुपये से ये सीधा ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ के आसपास आ चुका था। तो इतना बड़ा फॉल के बाद इसका जो कह सकते हैं एक फॉल था वो रुक गया है यहाँ पे, और यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। अगर आपको पता होगा प्राइस एक्शन अच्छे से, तो एक हायर हाई बोल के एक टेक्निक होती है जिनको पता है, जो कि ये पहला वाला हाई बनता है, फिर डाउन, फिर सेकंड वाला हाई बनता है, फिर ये फिर से डाउन, थर्ड वाला हाई, ओके। तो यहाँ पे इसके हाई बनते जाते हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ हायर हाई ही नहीं, लोअर हाई भी बना रहा है, जैसे कि ये दिस वन अब यहाँ पे देख सकते हो, इसका पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, तीनों हाई एक दूसरे से ऊपर है, और इसके लोअर हाइज भी एक दूसरे से ऊपर है, ओके। तो इसको कहते हैं हायर हाई प्लस लोअर हाई। यहाँ पे दोनों चीज़ें फॉलो हो रही है, तो स्टॉक अप ट्रेंड में जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और एक चीज़ बता दूँ, 3 साल में 67% गिरा है इसका। 3 साल पहले कुछ प्राइस 3 साल पहले का इसका हाई था 461 का, ऑलमोस्ट 500 रुपये से गिर के 65 पे आ चुका है, जो मैं कह रहा था। बहुत ही सस्ता हो चुका है स्टॉक, तो अगर आपको लेना है ले लेना, क्योंकि JLR भी अच्छा खासा रेवेन्यू उसको कमा के जो है दे रहा है, ओके। बात करें यहाँ पे बाइंग क्यों करनी है, तो भाई एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है इसने इसके 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है, यानी कि चारों मूविंग एवरेज अब इसके नीचे है। अब एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पे कि 200 दिन की जो इसकी मूविंग एवरेज है, इसका मेजरली सपोर्ट लेता है, जैसे देख सकते हो, एक बार, दो बार और तीसरी बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो आप अगर इन्वेस्टिंग करते हो तो 126 का कह सकते हो, आप इसको एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। अगर इसको आपको चाहिए इसके ऊपर, तो इसको बाइंग कर लेना। और टारगेट कितने का रख सकते हो, 10% ऊपर का टारगेट इज़ फेयर इनफ, क्योंकि ये आ ही जाएगा आने वाले कुछ एक महीने के आसपास, थोड़ा सा टाइम लेगा स्टॉक, बट 10% का टारगेट आपको 13 रुपीज़ ऊपर का टारगेट दे देगा। तो कितना ऊपर जा सकता है, 150 जा सकता है आराम से, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है वहाँ पे, जैसे देख ही सकते हो सामने ही आपके। 150 पे ऑलरेडी 2 बार रेजिस्टेंस जो है ले चुका है, तो आप बाइंग कर सकते हो। फ्रेश ब्रेकआउट है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया है। और अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ यहाँ पे, बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। RSI यहाँ पे स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, 54 के ऊपर यहाँ पे जा चुका है। MACD का भी यहाँ पे क्रॉस ओवर जस्ट होने ही वाला है, ऑलमोस्ट टच कर चुका है। तो यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स, सारे सिग्नल्स इसके पॉजिटिव दिखा रहे हैं। बाइंग करना है कर लेना, 150 का टारगेट रखना है यहाँ पे, और अच्छे खासे रिटर्न्स लेके निकल जाना। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना है यार, 150 के ऊपर 400 500 ये फिर से नहीं जाएगा, बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। इन्वेस्टर हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो भाई 10% फेयर इनफ है, लेके कट लेना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।